आजाद हुआ था तो भारत आजादी से पहले भारत की स्थिति क्या थी? भारत आजादी से पहले की बात कर रहे हैं। आजादी से पहले की यदि बात करोगे तो पहले की स्थिति क्या थी? अब देखो स्थितियों में क्या है कि यहां पर भारत में 500 से अधिक रियासतें थी। कितनी? 500 से अधिक रियासतें थी। तो यहां पर विद्यार्थी को याद रखना है कि रियासतों की अगर हम बात करेंगे तो आपके भारत में 500 प्लस रियासतें थी। उस समय हमारे इंडिया पर जो रूल करने वाले थे वो ब्रिटिश थे। ब्रिटिश हमारे इंडिया पर रूल करते थे। जैसे ही हम आजाद हुए, आजादी के बाद हमने संविधान का निर्माण किया। तो आजादी के बाद हमने क्या किया? संविधान का निर्माण किया, संविधान बनाया। संविधान का अर्थ है कि ऐसा कानून जिसके माध्यम से हम हमारे देश का शासन सुचारू रूप से चला सकेंगे, ये कानून बनाया गया। अब यहां पर संविधान का निर्माण हो गया और निर्माण के बाद इस संविधान को लागू कर दिया गया। और लागू कब किया गया? पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को आपके संविधान को लागू कर दिया गया। संविधान को लागू कर दिया, हम आजाद हो गए। आजादी हमने हर्षोल्लास के साथ मनाई। अब देखो इस स्थिति को, वहां पर भारत के राज्यों का जो प्रकार था वो ऐसे था कि कुछ ब्रिटिश राज्य के अधीन थे, कुछ देशी रियासतों के अधीन थे और कुछ चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। अब यहां पर संविधान लागू हो गया तो यहां पर शासन संविधान के अनुसार चलेगा। संविधान में यहां पर संघात्मक शासन प्रणाली का निर्माण किया गया है कि केंद्र का शासन मतलब राज्य केंद्र के अधीन रहेंगे, लेकिन राज्यों का शासन स्वयं राज्य चलाएंगे। भी जैसे हम बात करें कि पूरा पावर केंद्र के पास है, लेकिन पावर का जो डिवाइडेशन कर दिया वो राज्यों में कर दिया। अब हम चलते हैं 1956 की ओर। 1956 की कुछ स्थितियां इस प्रकार से थी कि 1956 के समय भारत में 14 राज्य और आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। केंद्र शासित प्रदेश थे कितने थे? 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब एग्जामिनर डायरेक्टली पूछता है कि जब संविधान लागू हो गया था उसके बाद भारत की स्थिति क्या थी? तो यहां पर जब भारत की स्थिति की बात की जाती है तो आपको याद रखना है कि उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। बेसिकली जब विद्यार्थी नॉर्मल रूप में ज्योग्राफी की स्टडी कर रहा है तो उसे यह भी पता होना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश है क्या। माय डियर, केंद्र शासित प्रदेश आपका केंद्र के अधीन होता है, जिसका शासन केंद्र चलाती है, केंद्र सरकार। जैसे हाल ही में भारत का एक राज्य था जम्मू कश्मीर। 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार रिपीट हुई और रिपीट होने के बाद 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वो राज्य का दर्जा छीन लिया गया। राज्य का दर्जा छीनने के बाद उसे फिर कौन से राज्य का दर्जा दिया गया? उसे राज्य का दर्जा नहीं देकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, एक जम्मू कश्मीर बनाया, एक लद्दाख बनाया। अब यहां पर स्थिति ये आती है कि सर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो हम वर्तमान की स्थिति को यदि कनेक्ट करते हैं तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहां से एग्जामिनर आपसे सीधे रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन यहां पर करंट अफेयर्स के रूप में प्राचीन मतलब कहें कि प्राचीन स्थिति को वर्तमान स्थिति से इंटरकनेक्ट कर सकता है। और हम काफी बार जब क्वेश्चन देखते हैं आरपीएससी के फॉर्मेट में या आरएसएसबी के फॉर्मेट में तो वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन देखे जाते हैं। अब जब आप ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड ऑप्शनल ज्योग्राफी या इसके अलावा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आपके शिक्षक भर्ती में देखे जाते हैं। अब यहां पर जब विद्यार्थी स्टडी कर रहा है तो उसे ये पता होना चाहिए कि इस स्थिति में हम कैसे पहुंचे। ये हमारी वर्तमान स्थिति है। क्या है?
वर्तमान स्थिति है। तो अब कहानी को थोड़ा सा बैकग्राउंड को थोड़ा सा बैक लेके चलो। इसका बैकग्राउंड क्या था? इसका बैकग्राउंड ये था माय डियर कि जब भारत में, सुनना ध्यान से, कि जब भारत में यूपीए सरकार थी। कौन थी? यूपीए सरकार थी। कांग्रेस का एक गठबंधन था यूपीए। इस यूपीए सरकार ने, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, पीएम का नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। बड़े मनमोहक व्यक्ति थे ये मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उस समय भारत के पीएम थे और 2014 की बात है। कब की बात है? 2014 की बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि क्या खूब व्यक्ति था। मतलब कि जब भारत में जब आर्थिक संकट आया, उस समय ये पीवी नरसिम्हा राव में वित्त मंत्री थे। क्या खूब इनकी कारीगरी थी कि भारत की स्थिति ऐसे हो गई थी कि उस समय बहुत बड़ा एक आर्थिक संकट आने वाला था। उस समय वित्त मंत्री थे और आप सोचो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा क्या जादू किया इस बंदे ने कि उस समय उस आर्थिक संकट को ही खत्म कर दिया। अब सोच के देखो थोड़ा, जब आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो कि क्या खूब व्यक्ति था ये डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने 2014 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया था, ये 2014 में बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि आंध्र प्रदेश से विभक्त करके भारत का एक नया राज्य निर्मित करो। और यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 जून, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 2 जून 2014 को भारत का नवीनतम राज्य बनाया, नया राज्य बनाया और इस राज्य का नाम था तेलंगाना। ये बहुत बार क्वेश्चन आए थे लगातार तेलंगाना में से। यहां पर तेलंगाना भारत का राज्य बना दिया नया। अब माय डियर, ये राज्य तुम्हारा 29 नंबर का था, 29वां राज्य था। अब यहां से आपसे सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ हमें कि 2 जून 2014 को जो नया राज्य तेलंगाना बनाया, ये कौन से राज्य से विभक्त किया? तो ये आंध्र प्रदेश से क्या किया था? आंध्र प्रदेश से विभक्त करके बनाया था। आंध्र प्रदेश से विभक्त करके बनाया था। इतना आपको पता लगा। राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 29 हो गई। 2 जून 2014 को नया राज्य बना दिया तेलंगाना। फाइनल अप्रूवल मिल चुका था यूपीए सरकार में। अब यहां से कहानी में और क्लाइमैक्स में चेंज होता है। और क्लाइमैक्स में क्या चेंज होता है कि 2014 से लेकर और 2014 से लेकर 2019 तक एक पावरफुल व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जिनका नाम था नरेंद्र मोदी। यहां पर नरेंद्र मोदी जी सिंहासन पर बैठे। मनमोहन सिंह जी से कहा कि देखो, अब मनमोहन साहब आपको बहुत समय हो गया, अब क्या करोगे आप प्रधानमंत्री बनके, अब थोड़ा पद छोड़िए। और जैसे ही पद छोड़ा उसके बाद नरेंद्र मोदी अब इनसे भी कह दिया कि अब थोड़ा तुम भी साइड में हटो, बहुत समय हो गया शासन करते हुए, अब हमें शासन करने दो। जब यहां पर शासन करने की बात आई तो यूपीए सरकार जैसे ही गायब हुई तो यहां पर एनडीए सरकार का, एनडीए एक गठबंधन है। बीजेपी का क्या है? एक गठबंधन है। बीजेपी का गठबंधन है। अभी तो बात शुरू हुई है, खत्म तो होने का नाम ही नहीं है। अभी तो जड़ें थोड़ी गहरी की हैं, जड़ें तो और गहरी बननी हैं। क्योंकि जब दूसरी तरफ लड़ने वाला युद्ध में अगर सैनिक मजबूत, सेनापति मजबूत नहीं हो तो फिर कहानी बड़ी विचित्र बनेगी। ये आप सभी जानते हो कि बड़ी विचित्र बनती है। अब आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो बड़ी विचित्र बनेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब यहां पे जैसे ही एनडीए सरकार, बीजेपी का गठबंधन एनडीए सरकार बनी और 2019 में एक बहुत बड़ा कांड कर दिया जिसको कभी नहीं सोच रहे थे।
2019 में कांड किया, फिर से सरकार बनी। 2019 से लेकर और कंटिन्यू चलते ही जा रहे हैं, अभी रुकने का नाम नहीं है। G20 का समिट हुआ, क्या खूब मोदी जी ऐसे लग रहे थे कि जैसे मतलब ये बहुत बड़ा व्यक्ति है और इससे बेचारे विदेशों के जो मिलने आए हैं इन व्यक्तियों को कोई वर्चस्व भी नहीं है। ऐसे 56 इंच का सीना चौड़ा कर चल रहे थे। अब 56 इंच का सीना चौड़ा कर चल रहे थे, ऐसे ही इटली की खूबसूरत महिला आ गई। जब वो मोदी जी से मिल रही थी तो ऐसे लग रहा था कि मोदी जी को बहुत ज्यादा चाह रही थी कि इस आदमी की क्या पर्सनैलिटी है, मैं इतनी सुंदर महिला होते हुए भी मेरी इतनी पर्सनैलिटी नहीं है। तो यहां 2019 से लेकर कंटिन्यू शासन चल रहा है मोदी सरकार का। मोदी जी अभी कह रहे हैं कि देखो अभी हमारी जड़ें शुरू हुई हैं, अभी हम तुम्हें आने नहीं देंगे। सुन लो हमारी बातें, हम तुम्हें आने नहीं देंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि हम तुम्हें आने नहीं देंगे। अब इधर कोशिश की जा रही, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो रही कि सेनापति जब विकराल नहीं होगा तो कोशिश कामयाब कैसे हो सकती है। जब तुम राज्य गद्दी में ऐसे व्यक्ति को बिठा दोगे कि जहां मामला ही डाउन है, वहां पर कुछ नहीं हो सकता। अब 2019 में आए, इन्होंने कांड कर दिया कि ये इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान वाले बार बार कहते रहते हैं, पाकिस्तान वाले बार बार कहते रहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर हमारा है, कि यार इस जम्मू कश्मीर का खेल ही खत्म कर दो। बात तो एकदम सॉलिड बोली थी इन्होंने, बात तो एकदम सॉलिड थी कि बात सॉलिड बोली। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान वाले कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम जम्मू कश्मीर को लेकर रहेंगे। मोदी जी ने कहा कि यार हम तुम्हें ऐसा कुछ कर दें कि फिर तुम दोबारा कहने लायक बचो ही नहीं, तो फिर क्या कैसा हो। ये मुद्दा बहुत पुराना था, उस मुद्दे को खत्म ही कर दिया यार। सोचो आप कि इस जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए, ये जम्मू कश्मीर से 370 को विलुप्त कर दिया और विलुप्त करके कहा कि देखो हम विलुप्त कर रहे हैं, अब तुम्हें जहां मांग उठानी हो वहां तुम मांग उठाओ। हमने तुमसे कह दिया, हमने विलुप्त कर दिया। अब तुम्हें जहां मन करता है उस देश के पास जाओ, क्योंकि हम खुद ही पावर हैं, हम खुद ही 5 पावर हैं। अब यहां पर विलुप्त किया तो वैसे ही जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए, एक छोटा सा टुकड़ा बना दिया। ये छोटा टुकड़ा है, ये क्या है, छोटा टुकड़ा। अभी कहानी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है, सुनो मेरी बात को। ये छोटा टुकड़ा है, इधर ये लद्दाख बना दिया। ये लद्दाख भैया बड़ा टुकड़ा है। अब सोचो कि पाकिस्तान वालों से क्या हुई कि वैसे ही मुफ्त में ताशा और थालियां बजा रहे थे, इनकी ताशें और थालियां रही नहीं कहीं। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 टुकड़े, ये छोटा टुकड़ा, ये बड़ा टुकड़ा। अब यार मांग करें तो मांग में भी कारण क्या है कि मतलब आप सोचो कि हमारे हाथ से मतलब बड़ा खीरमौन का टुकड़ा निकल गया, अब छोटे टुकड़े के लिए, इतने से टुकड़े के लिए मांग करें, मतलब अपनी बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करवाएं, कि अपनी बेइज्जती बड़े स्तर पर करवाएं, ऐसे तो संभव नहीं है। अब सुनिएगा, तो यहां पर जम्मू कश्मीर छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा, और कहा कि हम इन्हें स्टेट नहीं बना रहे, हम इन्हें क्या बना रहे हैं कि इनका जो भी पावर होगा वो केंद्र सरकार के पास होगा। अब भैया जैसे ही केंद्र सरकार का नाम लिया तो यहां पर केंद्र, यहां पर क्या लिखोगे आप, यहां पर लिखोगे कि यार ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब सोचो कितनी बुरी दुर्गति कर दी इनकी। इधर का भी क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। अब तुम मांग करो, करना है जो करो, चीन के पास जाओ, चाहे रूस के पास जाओ, चाहे अमेरिका के पास जाओ, अमेरिका से तो तुम्हें बेइज्जती हाथ लगनी है, रूस तुम्हारा कभी सहयोग करेगा नहीं, और चीन की तो आंखें पहले से ही बंद हो गई हैं। तो अब कहानी बड़ी ट्विस्ट वाली है। इधर यहां पर लद्दाख की राजधानी को बना दिया, यहां पर राजधानी बना दी लेह। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, कैपिटल क्या है, श्रीनगर।
इधर कैपिटल ले है, इधर कैपिटल क्या है, श्रीनगर। अभी कहानी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है, सुनो अभी कहानी को। 2019 में एक कांड किया और सुनो अभी तो और भी कांड होना है। यहां पर एकदम मामा ठाकुर एकदम तीरबान लेके तैयार थे। मामा ठाकुर भौकाल मचाने वाले थे। अब मामा ठाकुर क्या कर रहे हैं? मामा ठाकुर का मतलब अमित शाह क्या कर रहे हैं? सुनो अभी बात को मेरी को। अमित शाह ने कहा कि यार देखो, ये है ना, हमने जैसे ही ये नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए तो पहले केंद्र, ये 29 राज्य बन चुके थे। अब जैसे ही ये एक राज्य कम हुआ तो यहां पर राज्यों की संख्या कितनी रह गई थी? राज्य रह गए थे 28। कितने हो गए थे? 28। अब जैसे ही इधर जाओगे तो यहां पर मामा ठाकुर ने कहा कि यार 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, तो यहां पर केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए थे? केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हो गई थी 9। अब जैसे ही 9 केंद्र शासित प्रदेश बनाए तो मामा ठाकुर मतलब गृह मंत्रालय ने आदेश निकाला और आदेश में कहा कि देखो 2020 की बात है, 2020 में यहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। एक था दादर नागर हवेली। एक कौन सा था? एक दादर नागर हवेली। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था दमन दीव। ये दोनों आपके केएसपी थे। केएसपी केंद्र शासित प्रदेश, ये भी केएसपी था। अमित गृह मंत्रालय ने आदेश निकाला कि इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को संयुक्त कर दो। क्या कर दो? संयुक्त कर दो। अब जैसे ही संयुक्त किया वैसे ही ये एक बन गए। क्या बन गए? एक। अब यहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो एक के रूप में इनको लिखा जाता है दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। यह आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है। अब यहां पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, केएसपी की संख्या कितनी रह गई? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या रह गई यहां पर 8, क्योंकि 2 को संयुक्त कर दिया, इधर 2 को विभक्त 2 बनाए थे, इधर 2 को जोड़ दिया, संख्या कितनी रह गई? 8। समझ गए? तो ये वर्तमान स्थिति 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति इस प्रकार से बनी है। ये पूरा आपका एक फ्लो चार्ट है। इसके माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन हुए होंगे, मेरा मानना ये है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी बहुत अच्छे रूप में कर रहे हो और अगर आप स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो तो इस रूप में आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे की कहानी क्या है? अब यहां पर हमको सीखना क्या है? यहां पर जैसे एक विद्यार्थी कहता है कि सर जो 28 राज्य हैं और सर जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन केंद्र शासित प्रदेशों का क्या महत्वता है? अब मेरी बात सुनना आप ध्यान से कि विद्यार्थी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और शिक्षकों को सबसे पहले विद्यार्थी का अगर बेस तैयार करना है, क्योंकि आप भावी शिक्षक बनोगे और आप आपके स्टूडेंट को किस तरीके से तैयार करोगे ये निर्भर करता है आपके ऊपर। अब यहां पर 28 राज्यों की भौगोलिक स्थिति सीखनी है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति सीखनी है, क्योंकि ज्योग्राफी की फर्स्ट, जैसे बोले कि फर्स्ट जो क्लास है वो यही है। इनका लोकेशन पता होना चाहिए विद्यार्थी को। अब यहां पे लोकेशन की हम बात करते हैं तो लोकेशन कुछ इस प्रकार से, ये भारत का मैप है, ये इंडिया का मैप है, मतलब ये आपका भारत है, कुछ इस प्रकार से ही भारत दिखाई देता है। अब कुछ कमी हो तो इतना ध्यान मत देना, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने पर ध्यान दो। मूल काम विद्यार्थी का होना चाहिए कि अपने कंटेंट और अपने कॉन्सेप्ट को इतना बेहतरीन बना ले कि एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पूछे वो उसको आना चाहिए।
अब यहां पर कहानी शुरू होती है इस प्रकार से कि किस प्रकार से समझिएगा। हम भारत के जो लोग हैं, भारत के लोग अपने कान कटवाने में नंबर 1 हैं कि इधर हम चीन वाले इधर हैं और पाकिस्तान वाले इधर हैं। इतिहास का एक व्यक्ति हुआ था चाणक्य। इतिहास में एक व्यक्ति हुआ था चाणक्य। ये इतिहास में चाणक्य का नाम बहुत बखूबी से लिया जाता है। चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि चाणक्य इतना बुद्धिमान था कि इसने एक बच्चे को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। तो यहां इस चाणक्य ने क्या किया कि चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य का जो प्रमुख व्यक्ति था, इस साम्राज्य का जो प्रमुख व्यक्ति था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, इस चंद्रगुप्त मौर्य को उस गद्दी तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चाणक्य अपने ग्रंथ में लिखता है कि देखो भाई, कभी पड़ोसी से आपकी बनेगी नहीं। देखो भाई, कभी पड़ोसी से आपकी बनेगी नहीं, मतलब पड़ोसी आपका मित्र नहीं हो सकता। तो बुलसर मित्र नहीं है तो फिर क्या है? ये परम शत्रु है। क्या है? ये परम शत्रु है। ये ऐसा शत्रु है कि जो कभी मित्र नहीं हो सकता। चाणक्य की इस बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ और चाणक्य की ये बात जियोपॉलिटी में बड़ी सिद्ध होती है कि कभी पड़ोसी, कभी मित्र पड़ोसी देश का मित्र होता ही नहीं है। भारत की बात मत करो, किसी भी देश की बात कर लो, कभी मित्र बन ही नहीं सकता, असंभव, हो ही नहीं सकता। मित्र बने तो क्यों बने? अब यहां पर समझिएगा कि कभी पड़ोसी मित्र नहीं हो सकता। तो एक विद्यार्थी को समझना चाहिए यार कि पाकिस्तान और चीन से हम मित्रता की कैसे आशा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया कि हमारी पीठ पर हमेशा खंजर घोंपा। चीन ने एक अटैक किया 1962 में। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पीएम जेएल नेहरू साहब। जेएल नेहरू साहब बड़े जियोपॉलिटी, मतलब जैसे कह सकते हैं कि बड़े राजनीतिक आदमी थे, बड़े खूब व्यक्ति थे। इधर ये जेएल नेहरू ने 1962 में जब चीन का अटैक हुआ तो उस समय भारतीय सेना के पास सेना तो थी लेकिन हथियारों की स्थिति हमारे पास डाउन थी। इस युद्ध को हम हार गए। इस युद्ध को क्या हुए? हार गए। और हारने के साथ हमको गिफ्ट में कुछ तो देना पड़ेगा, कि कुछ तो कुर्बानी करनी पड़ेगी। और हमने कुर्बान करके और ये अक्साई चीन वाला भाग दे दिया। ये अक्साई चीन और भारत के बीच में एक सबसे सुंदर झील है जिसे पेंगोंग सो कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंगोंग सो। ये झील के बारे में कभी सुंदरता आपको देखनी हो तो कभी जाके देखो। गलवान घाटी और पेंगोंग सो झील ये बड़े विवादित मुद्दे रहते हैं कि जब हमारे जैसे ही एनडीए सरकार आई थी तो एनडीए सरकार से पहले हमारा जो ट्रांसपोर्ट था वो इतना मजबूत नहीं था। और जब ट्रांसपोर्ट इतना मजबूत नहीं होगा तो यार आप सोच सकते हो कि हम इस पेंगोंग सो और गलवान घाटी तक कैसे पहुंच सकते थे, क्योंकि यहां तो पूरा ये कोल्ड डेजर्ट है। क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। इधर ये पूरा कोल्ड डेजर्ट है, लद्दाख वाला क्षेत्र। तो यहां कैसे पहुंच सकते हैं? बात को सुनो, अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ सीखना है आपको, क्योंकि अभी तक हो सकता है कि आपने इंडियन ज्योग्राफी को रटा होगा, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कह रहा हूं कि गलती से अगर मेरी तुमने 10 क्लासें देख ली तो उसके बाद तुम इंडियन ज्योग्राफी को कभी रटोगे नहीं और कभी बार बार नहीं पढ़ोगे, एक बार समझ आ जाएगी। ये लद्दाख, ये गलवान नदी है, यहाँ पर एक गलवान घाटी है। यहाँ पर भारतीय सैनिकों ने चीन सैनिकों को बड़ा पकड़ पकड़ के पीटा था 2019-20 में। इन दोनों के बीच में झड़प हो गई थी।
भारतीय सैनिकों ने कहा कि देखो मान जाओ, पहले ही तुम्हारी आंखें मिच रही हैं और आंखें मिच जाएंगी, क्यों तुम हमसे पंगा लेते हो, हम तुम्हारी आंखों को बंद कर देंगे। चीन सैनिक माने नहीं, वो हमारी सीमा के अंदर घुसने लगे, बोले लो तुमको हम प्रसाद देते हैं। प्रसाद ऐसा दिया कि इस गलवान घाटी में पीट पीट कर, कूट कूट कर उनको पटक दिया। झड़प में यह भी बताया जाता है कि चीन ने प्रेस नोट में जारी नहीं किया, नहीं तो हो सकता है कि चीन के काफी सैनिक उस बलि को चढ़ गए थे। तो भारत वालों से पंगा लेना बड़ा भारी है। अब ये हमने गिफ्ट में दे दिया अक्साई चीन इस अटैक में। अब इधर देखो, चीन एक पत्र भेज रहा है किसके पास? पाकिस्तान के पास। चीन अपना पैगाम भेज रहा है, पत्र किसके पास? पाकिस्तान के पास, कि मेरे परम मित्र पाकिस्तान को यही चाहिए था कि हम तुम्हें एक बात बोल रहे हैं, कि बोलो क्या बोल रहे हो, कि देखो हथियार हमसे ले लो, मिसाइल हमसे ले लो, गोला बारूद हमसे ले लो, लेकिन यार तुम अटैक कर दो, चढ़ाई कर दो इस पर, भारत पर। अभी हमको समय ज्यादा नहीं हुआ था, समय बहुत कम हुआ था, हम इस युद्ध से जूझ के निकले ही थे। यार बड़ा शानदार व्यक्ति है जो ये कहता है कि हथियार भी हमसे ले लो, गोला बारूद भी हमसे ले लो और अटैक कर दो। पाकिस्तान ने सोचा कि यार इससे अच्छा मौका और कब आएगा, चलो करो अटैक। लेकिन पाकिस्तान को यह पता नहीं था कि भारत वाले जो लोग होते हैं, इंक्लूड तुम भी, तुम अफगानिस्तान के नहीं हो, तुम इंडिया के हो, तो भारत वाले जो लोग होते हैं वो जीवन में एक बार ही अपने लक्ष्य से भटकते हैं। तुम तैयारी कर रहे हो सिविल या टीचर एग्जाम की, और जब तुम तैयारी कर रहे हो तो जीवन में एक बार ही भटकोगे, वो भटकोगे जरूर, यह निश्चित है। लेकिन उसके बाद अपने मार्ग पे ऐसा लगोगे कि तब तुमको कोई भटकाने वाला कोई आएगा तो तब भी नहीं भटकोगे, तुम डटे रहोगे वीर योद्धा की तरह। तो यार पाकिस्तान वालों को पत्र भेजा, पाकिस्तान ने कहा कि इंशाअल्लाह हम अटैक कर रहे हैं। ये हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे किसी भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, हम तो तैयार हैं, अटैक करके ही रहेंगे। इन्होंने अटैक किया, और सुनो, अभी सुनो तो सही, ये अटैक किया, और ये अटैक था 1965 का। जेएल नेहरू इस अटैक के सदमे में बेचारे स्वर्ग से धार गए। भारत के लिए बड़ा दुख का समय था कि नेहरू साहब स्वर्ग से धार गए। अब सोचो यार कि नेहरू साहब चले गए, बड़ा दुख हुआ कि यार युद्ध हार गए, अंतरराष्ट्रीय इज्जत चली गई कि अब किस मुंह से जाऊंगा मैं विदेश। जब आप जियोपॉलिटी पढ़ते हो तब ये चीजें बहुत अच्छे से आती है। एक सेगमेंट है ज्योग्राफी मेंस में, जब फर्स्ट ग्रेड एग्जाम देता है विद्यार्थी तो उसके मेंस में एक सेगमेंट आता है जियोपॉलिटी। अब यहां 65 का जब अटैक किया तो इधर अटैक कर रहे थे, लेकिन इनसे क्या है, गलती हो गई। युद्ध तो कर दिया, लेकिन भारत वाले तो पहले से ही तैयार थे। उस समय पीएम बने थे, और पीएम बने थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम बन गए। बेचारा एक व्यक्ति ऐसा है, गुलजारी लाल नंदा, जब पॉलिटी पढ़ते हो तो आपके सेगमेंट आता है, गुलजारी लाल नंदा को खुशबू का सिंहासन मिला, गद्दे पर बैठा, खुशबू भी ली, लेकिन लंबे समय तक नहीं रह पाए। इनको जब जब प्रधानमंत्री बनाया, इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गुलजारी लाल नंदा, अपने दर्द को बहुत बयां नहीं कर सके क्योंकि दर्द बड़ा गहरा था। बनना तो चाह रहे थे प्रधानमंत्री, लेकिन बन ही नहीं सके। अब यहां जैसे ही पीएम बने तो एक, आप स्कूलिंग में जब पढ़ते थे तो एक नारा दिया जाता था, जय जवान जय किसान। यहां पर एक नारा दिया इन्होंने, और नारा क्या दिया कि जय जवान
जय किसान। ये बहुत खतरनाक रूप में तुम नारा देते थे स्कूलिंग में जब पढ़ते थे। तब एक लड़का बोलता था कि जय जवान, तुम कहते थे कि जय किसान। अब समझिए इस नारे की ये जो कोटेशन बोला जाता था, इसकी क्या वैल्यू है। हर चीज की वैल्यू होती है। आप मेरे पास पढ़ रहे हो तो आपकी वैल्यू है प्लस मेरी वैल्यू है। अगर हम दोनों की वैल्यू नहीं होगी तो हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब पढ़ने का अर्थ मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, तुम मेरे पास नहीं पढ़ोगे। तो यहां जैसे ही इन्होंने अटैक किया, लाल बहादुर शास्त्री एकदम प्रधानमंत्री थे, भारतीय सेना ने, ये तो जीतना चाह रहे थे इसको, भारतीय सेना घुस गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने फोन मिलाया चीन को कि यार ऐसा होना था तो मुझे पहले ही बता देता। हमारी तो इज्जत गई जो गई, लेकिन हमारी जमीन भी चली गई। पहले तो हम जम्मू कश्मीर तक हम ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर हमारा है, लेकिन अब हम किस मुंह से कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ में कि जम्मू कश्मीर हमारा है, क्योंकि हमारी जमीन भी चली गई इस युद्ध में। तो अरे भाई, तेरी आंख पहले से बंद थी, तेरी पहले से ही मिच रही थी, तो तूने मेरी क्यों मीची आंख? तेरे हथियारों में दम नहीं था तो मुझे क्यों दिया? चीन ने फोन मिलाया फटाफट। भारत का एक परम मित्र था रूस, इस रसिया को फोन मिलाया, कहा कि देखो यार, तुम्हारी बहुत मानता है भारत, इसको थोड़ा सा एक कॉल करो, और कॉल करने के बाद इनसे कहो कि देखो अब जो भी हुआ, युद्ध वुद्ध हुआ, उसको भूलो और एक समझौता कर लो। अब एक समझौता करने के लिए अगर भारत जाना पड़ेगा, क्योंकि किसका फोन आया है? रसिया का, रूस का। रूस ने कहा कि देखो यार, भारत को फोन करके लाल बहादुर शास्त्री से कहा कि शास्त्री जी क्या हाल है। शास्त्री जी बड़े खुश थे कि देखो हम युद्ध जीत चुके हैं, तो अब ऐसे करो समझौता कर लो। अब तुम सोचो कि यार शास्त्री जी से फोन करके रूस ने कहा कि समझौता कर लो, तो समझौता करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तुम सोच के बताओ मुझे थोड़ा। समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि अब वाला भारत पहले नहीं था। अब तो मोदी जी जिसको फोन करें कि हेलो क्या हाल है आपके। पहले हम उभर ही रहे थे आजादी के बाद। हमारी स्थिति शुरुआत में तो ऐसी थी कि जब अर्थशास्त्र को जब तुम पढ़ते हो तो भारत के बारे में बताया जाता है कि भारत के पास खाद्यान्न आपूर्ति नहीं थी। हमने एक बार गलती से एक पत्र लिख दिया था अमेरिका को कि भैया तुम अनाज भेज दो हमें। अमेरिका ने हमसे मना कर दिया था। तो उसके बाद अब आगे की कहानी बनेगी, आगे जब एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा, इंडियन का एग्रीकल्चर, तब आपको समझ आएगा। तो यहां जैसे ही इसने फोन किया, रूस ने, रसिया ने भारत को फोन मिलाया कि यार देखो तुम समझौता कर लो। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता करवाया जाता है। इस समझौते को बहुत बार ये क्वेश्चन आता है आपके, एक समझौता करवाया जाता है, ये ताशकंद में करवाया जाता है। ये ताशकंद क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी थी। ये उज्बेकिस्तान की कैपिटल थी ताशकंद। तो ताशकंद में दोनों देश आ गए, इधर भारत आ गया और इधर आपका पाकिस्तान आ गया। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ 1966 को। अब यहां पर कुछ पत्रकार लिखते हैं कि उस समय जब लाल बहादुर शास्त्री समझौता कर रहे थे तो उनकी इस समय मृत्यु हो गई थी। काफी जब न्यूज़पेपरों में जब ये बात निकली थी तो ये भी कहा गया कि उन्हें इस समय मृत्यु उनकी होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ताशकंद गए थे वो। अब इस समझौते में कांड क्या हो गया? समझौते में बड़ा खतरनाक समझौता है।
हम इधर का और हिस्सा दे बैठे, पहले से ये मांग कर रहे थे और इसको नाम दे दिया POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो यहां पर जीत इंडिया की होती है, हार पाकिस्तान की होती है, लेकिन ये POK बन गया। इधर मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा कि देखो इसको हम बांटते हैं, ये ऊपर वाले क्षेत्र को हम बना रहे हैं लद्दाख, ये लद्दाख KSP है, केंद्र शासित प्रदेश है, और ये नीचे वाला जो ये हिस्सा है इसको बना रहे हैं हम जम्मू कश्मीर, ये भी आपका KSP है। अब दो तो आपने पढ़ लिए, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। अब दोनों केंद्र शासित प्रदेश, इधर ये अक्साई चीन है, इधर POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर है। अभी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले लोग थे, वो लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं तो हमें ऐसे करो कि तुम भारत में ही शामिल करवा दो। ये पाकिस्तान से बड़े दुखी हैं, इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े अत्याचार किए जाते हैं। अब यहां पर इस प्रकार से, अब ये मैंने ये कहानी इतनी बड़ी आपको क्यों सुनाई, इसके पीछे रीजन था कि मैंने जब इस ट्रिक का निर्माण किया तो उस समय जम्मू कश्मीर था, मतलब उस समय राज्य था। अब आगे की कहानी समझते हैं। ये ताशकंद समझौता, ये चीजें आप देख लेना, ये तो ओनली कहानी बताई थी कि जिससे आपके दिमाग में जल्दी चीजें याद हो जाएं। अब समझो आगे की कहानी क्या है कि हमारी हिंदू संस्कृति में एक पुराण चलता है। हिंदू संस्कृति में हम देवों को बहुत ज्यादा पूजते हैं, मतलब हिंदू लोगों के बारे में कहा जाता है कि बड़े पूजा भावी व्यक्ति हैं, ये पूजा बहुत करते हैं, पूजा के साथ ये भक्ति बहुत ज्यादा करते हैं, और भक्ति के साथ इनमें आस्था होती है, और आस्था के साथ ये बहुत बड़े धार्मिक हैं। यहां पर सब चीजों की यदि बात करोगे तो आप समझिएगा, मेरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो। यहां पर हिंदू संस्कृति हमें पूजा, भक्ति, आस्था, धार्मिकता सिखाती है। अब यहां धार्मिकता सिखाती है तो यहां पर हम देवताओं की पूजा करते हैं। किनकी पूजा करते हैं? देवता। जब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो इसमें से एक भगवान शिव का नाम बहुत ज्यादा आता है। इसके बारे में हमारे पुराण बताते हैं कि सृष्टि का संहारक शिव है, बहुत खतरनाक व्यक्ति है। व्यक्ति तो नहीं कह सकते, ये देव है। सृष्टि का संहारक शिव है, शिव आदि है, शिव अनंत है, काशी विश्वनाथ शिव है, शिव के बारे में कहा गया। अब यहां शिव की यदि बातें आप पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए हम एक पुराण पढ़ते हैं, उस पुराण का नाम है शिव पुराण। अब इस शिव पुराण में कहा गया, बताया गया कि कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत पर माता शिव और वो माता पार्वती और भगवान शिव निवास करते हैं। कैलाश पर्वत के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई, और यदि सोचो कि बचपन में तुम्हें ये बात बताई जाए तो कितनी प्यारी लगेगी। तुम तो यार यही सोचोगे कि कैलाश पर्वत आसमां के ऊपर है, क्योंकि साइकोलॉजी वाले सर, संजय शर्मा सर आपको बताते होंगे कि बच्चा बेचारा बहुत भोला होता है, उसे जैसे बता दोगे वो कहेगा कि चांद मेरे साथ चल रहा है, चांद मामा मेरे साथ चल रहे हैं। अब चांद मामा तो क्या, अब तो हम चांद पर भी पहुंच गए, साउथ पोल पर पहुंच गए। अब इससे बड़ी और क्या उपलब्धि आप हासिल करना चाहते हो, बताओ मुझे। अभी हमने सूर्य पर भी हमारा उपग्रह भेज दिया, अब बस एक उपग्रह हम हमारे पड़ोसी देशों के पास और भेजने वाले हैं, बस यही तमन्ना है तुम्हारी। तो यहां शिव पुराण में कहानी है कि कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत पर माता शिव और वो माता पार्वती और भगवान शिव निवास करते हैं। अब यहां समझिएगा बैकग्राउंड इसका क्या है।
कि पुरुष और महिलाएं जो होती हैं, तो महिलाएं भोले बाबा की पूजा बहुत ज्यादा करती हैं, तो यहां पर शिव की पूजा बहुत ज्यादा करती हैं। अब इन महिलाओं में युवती भी हो सकती हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, और पूजा के रूप में एक व्रत करती हैं सोमवार का। अब यहां पर बताया जाता है, हिंदू संस्कृति कहती है कि अगर भोले को अच्छे तरीके से पूजोगे तो भोला भोला नहीं है, भोला बहुत कुछ देगा। तो यहां पर बताया जाता है कि महिलाएं और युवती पूजा क्यों करती हैं। महिलाएं अपना जो पतिदेव हैं उनकी लंबी उम्र के लिए, युवती उनके लिए सुंदर वर की कामना के लिए पूजा करती है। तो यह जम्मू कश्मीर की एक लड़की है, ये जम्मू कश्मीर की एक लड़की भगवान शिव की पूजा करती है। तो इस कहानी को तो हम हटा देते हैं, कहानी का तो खेल खत्म। अब ये लड़की जो जम्मू कश्मीर की है, ये लड़की भगवान शिव की पूजा करती है। पूजा किसकी करती है? शिव की करती है। लड़की कहां की है? जम्मू कश्मीर की है। अब देखो आगे, ये शिव की जो पूजा कर रही है, अब मंदिर में पहुंची और पहुंचने के बाद इसने पूजा तो शिव की, लेकिन आप जब नॉर्मली पूजा करते हो तो एक मंत्र का जाप करते हो, ओम नमः शिवाय। तो इसने ओम नमः शिवाय नहीं किया, इसने यहां पर जाप किया, मतलब पूजा की शिव की और जाप किया रघु का। रघु तो तुम जानते हो सभी, भगवान राम के बारे में, रघुपति राघव राजा राम। अब राम भूमि तैयार हो रही है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से राम ही राम का नाम चलता है। अब यहां पर पता लगा कि साहब जाप इसने रघु का किया, पूजा इसने शिव की। अब क्या कह रही है कि देखो, राम बहुत ज्यादा मर्यादित हैं, क्योंकि भगवान राम ने अपने कालखंड में माता सीता का त्याग कर दिया था, तो मुझे राम जैसा वर तो चाहिए नहीं। लड़की कह रही है कि देखो, जाप राम जैसा वर नहीं चाहिए, शिव जैसा भी वर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कान्हा जैसा, भगवान श्री कृष्ण के जैसा। तो ये मांगती किसको है? मांगो किसको? मांगो केशव। और ये केशव जो शब्द यूज किया गया है, ये कृष्ण के लिए किया गया है। कृष्ण ने बचपन जिया तो इतना खुशनुमा जिया बचपन। उसके बाद कृष्ण की जीवन लीलाएं बहुत अच्छी रही। और उसके बाद जब उन्होंने राज सिंहासन संभाला तो शासन भी बड़ा सर्वोत्तम किया। और जब धर्म की बात आई तो पांडव और कौरवों के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में उन्होंने कूटनीति हो या राजनीति हो, उन्होंने सभी नीतियों के माध्यम से पांडवों को उनका राज्य दिलाया। तो यहां पर कृष्ण ने अपने जीवन को बहुत खुशनुमा जिया। तो यहां पर ये जय का तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि भैया इस जय की तो कहानी यहां पर खत्म है, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो मोदी जी ने चेंज कर दिया, पैसे बन गया आपका पंजाब राज्य, रैसे बन गया आपका राजस्थान, गुस्से बन गया आपका गुजरात। अब सोचो आप, मां से बन गया आपका महाराष्ट्र, गो से बन गया आपका गोवा, और केशव। तो यहां पर के 2 बार यूज होगा। कितनी बार? 2 बार। एक बार के और एक बार के। रीजन कि जब तुम बारखड़ियां पढ़ते हो बचपन में, तो टीचर तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाता है कि पहले बेटा क्या बोलो? के, फिर क्या बोलो? के। तो पहले के आएगा फिर के आएगा। तो यहां पर के रूप में आपका कर्नाटका और के रूप में आपका केरल। अब सुनिएगा,
यहां पर पंजाब का जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। अभी मैप को भी फिल करवाऊंगा। यहां पर राजस्थान का जो कैपिटल है वो आपका जयपुर है। सुनिएगा, यहां पर गुजरात का जो कैपिटल है वो आपका गांधीनगर है। यहां पर महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वो आपका मुंबई है। यहां पर गोवा का जो कैपिटल है, गोवा का जो कैपिटल है वो पणजी है। यहां पर कर्नाटक का जो कैपिटल है वो बेंगलोर है। यहां पर केरल का जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। अब ये वेस्टेज एनर्जी वैसे ही वेस्ट नहीं की है, क्योंकि वह लड़की पूजा शिव की करती थी। मंदिर में जाने के बाद उसने जाप रघु का किया, और जाप रघु का करने के बाद उसने मांगा किसको? केशव को। तो ये जम्मू कश्मीर तक की तो कहानी बदल चुकी है। अब जम्मू कश्मीर के बाद मैंने कहा कि जाप, तो पैसे आपका कौन सा बनेगा कि गुरुजी पंजाब बनेगा। तो जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे आपका पंजाब है। पंजाब का कैपिटल मैंने आपको अभी बताया है, इसको फिल कर दो, चंडीगढ़। उसके नीचे आपका राजस्थान है, क्योंकि रघु से रे से आपका राजस्थान बनेगा। और राजस्थान का कैपिटल मैंने आपको अभी बताया है, इसको फिल कर दो, जयपुर। उसके नीचे मैंने आपको बताया कि मोदी जी की जन्मभूमि गुजरात, और गुजरात का कैपिटल मैंने आपको बताया गांधीनगर। तो स्टेट कौन सा है? गुजरात, और कैपिटल कौन सा है? गांधीनगर। गांधीनगर के नीचे मैंने आपको बताया महाराष्ट्र। गुजरात के नीचे जस्ट महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वो है आपका मुंबई। इसके नीचे आपका गोवा है। गोवा का जो कैपिटल है वो है पणजी। इसके नीचे आपका कर्नाटक है। कर्नाटक का जो कैपिटल है वो है बेंगलोर। ध्यान से समझ लो। और इसके नीचे आपका केरल है। तो केरल का कैपिटल है आपका तिरुवनंतपुरम। केरल स्टेट का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। ये इस प्रकार से आपके स्टेट की लोकेशन है। और स्टेट की जब आप लोकेशन पढ़ रहे हो तो यहां पर स्टेट के साथ कैपिटल भी आपके संयुक्त हो गई। तो यहां पर पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, राजस्थान की कैपिटल जयपुर, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, महाराष्ट्र की कैपिटल बॉम्बे, गोवा की कैपिटल पणजी, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर, और केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। तो इतना आप सीख चुके हो। अब आगे चलिएगा। ये मैंने आपको बताया, इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से इन स्टेटों को आप क्लियर कर सकते हो। ये बहुत बड़ी आपको कहानी भी सुनाई थी। आगे देखिएगा। नेक्स्ट में ये आपका इंडिया है, भारत। अब सुनिएगा, एक तरफ आपने पढ़ लिया, पूरा फिल कर लिया, मैप क्लियर हो गया। अब दूसरी कहानी यहां से शुरू होती है। दूसरी कहानी का बैकग्राउंड क्या है कि अंग्रेज भारत आए। अंग्रेज भारत आए और भारत की खोज करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 1498 में। ये वास्को डी गामा वही व्यक्ति था जिसने भारत की खोज की, लेकिन भारत की खोज नहीं की थी। भारत पहले से ऐसा नहीं था कि भारत के बारे में कोई जानता ही नहीं था, कि भारत एकदम छुपा हुआ था। पहले से भारत छुपा हुआ नहीं था, याद रखना। वास्को डी गामा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग की खोज की थी।
ये वास्को डी गामा नामक व्यक्ति था, ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले समुद्री मार्ग बताया था। अब वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की, भारत की खोज की 1498 में की। क्या उससे पहले भारत के बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे? तो उससे पहले भारत के साथ यूरोप, अरबी प्लस यूरोपीय देशों का व्यापार होता था और ये स्थल व्यापार था। कौन सा व्यापार था? स्थल व्यापार था। स्थल मार्ग के माध्यम से व्यापार किया करते थे। अब यहां जब स्थल की बात की गई है तो यहां पर विद्यार्थी को समझने वाली बात यह है कि अरबी और यूरोपीय देश व्यापार करते थे स्थल मार्ग से। कि सब व्यापार में वस्तुएं क्या भेजी जाती थी? तो वस्तुएं यहां से भेजी जाती थी। जो वस्तु होती थी वो वस्तु आपके हल्दी, आपके मसाले और मसालों में आपकी काली मिर्च। यूरोप में जितने भी आपके राज्य हैं, वो यूरोप में जितने भी आपकी कंट्रीज हैं, यूरोप कॉन्टिनेंटल, तो उसमें जितनी भी जो कंट्रीज हैं वो सभी ठंडे क्षेत्रों में हैं। वहां के लोग मांसाहारी होते हैं। अब यह बताया जाता है कि मांस को लंबे समय तक अगर आप उसको एक्टिव रखना चाहते हो, उसको जीवित रखना चाहते हो या खाने योग्य रखना चाहते हो, तो उसमें हल्दी का लेप किया जाता था और काली मिर्च को मिक्स किया जाता था। तो यहां पर यूरोपीय जो मार्केट था उसमें बड़ी डिमांड थी काली मिर्च की, और काली मिर्च का उत्पादन ये केरल जितना भी जो ये मालाबार तट है ये सबसे ज्यादा करता था। अब यहां पर अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने अपनी, जैसे जैसे अंग्रेजों को पता लगा तो अंग्रेजों में यहां पर वास्को डी गामा ने सबसे पहले खोज की, उससे पहले हमारे व्यापार होते थे। अब यहां से आगे की कहानी क्या है वो समझने का प्रयास करिएगा माय डियर, क्योंकि आगे का क्लाइमैक्स कुछ और ही है। समझिएगा, आगे का क्लाइमैक्स क्या है, कुछ और ही है। आगे की कहानी यह है कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, और अंग्रेजों में से जो अंग्रेजों का क्रम बताया जाता है कि जैसे अंग्रेज आए थे तो उन अंग्रेजों में से पुर्तगाली भी थे। ये पुर्तगालियों के बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए थे इंडिया से। पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज मतलब फ्रांसीसी, अंग्रेज EIC। अब यार ये एक जहाज में बैठकर जब भारत आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि यूरोप, आप 2 घंटे बाद यूरोप पहुंच जाओगे जहाज से। बहुत समय लगता है। अब जब समय लगता है तो ये अपने परिवार को साथ लाया करते थे, और इन्होंने साउथ इंडिया के जितने भी आपके स्टेट हैं उन सभी स्टेटों में इन्होंने कॉलोनियां बसाना शुरू कर दिया था। आप कभी जयपुर के, आप जैसे ही जयपुर में जब एंट्री करोगे तो वैसे ही आप हवा महल, छोटी चौपर या बड़ी चौपर तक आप जाना, आपको बहुत सारे सैलानी मिलेंगे, बहुत सारे अंग्रेज मिलेंगे, और जो बेचारे बच्चे होते हैं भीख मांगने वाले या जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन है, वो बच्चे बड़े फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। उनको क्या इंग्लिश सिखाया गया है? सिखाया नहीं गया है। वो बच्चे अंग्रेजों के एनवायरनमेंट के साथ लंबे समय तक रहने के कारण वो इंग्लिश सीख गए। क्योंकि जितनी भी भाषाएं होती हैं ये रटने से नहीं सीखी जाती,
इनको सीखने के लिए आपको एनवायरमेंट में जीना होता है। तो जब इन्होंने यहां पर कॉलोनियां बसाई होंगी तो यहां के जितने भी साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट थे, इन स्टेटों में जो लैंग्वेज यूज की जाती होगी बाद में स्टडी के लिए या बोलने बोलचाल की भाषा में, तो एक तो यहाँ की प्राकृत लैंग्वेज होगी और एक यहाँ की स्टडी वाली लैंग्वेज होगी। तो याद रखना कि यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। इस तमिलनाडु जो स्टेट है, इस स्टेट में माय डियर यहां पर एक मूल भाषा है और मूल भाषा का नाम है तेलुगु। क्या नाम है? तेलुगु। और एक आपके मतलब स्टडी लैंग्वेज है, जो बच्चे स्टडी करते हैं, वो अंग्रेजी है, क्योंकि अंग्रेजों ने यहां पर लंबा समय दिया था। उत्तरी नॉर्थ इंडिया पर ईस्ट इंडिया अंग्रेजों का प्रभाव कम क्यों रहा? ये हिंदी भाषी स्टेट क्यों है? या तो ये स्टेट मूल भाषा में बच्चे स्टडी करते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं। रीजन कि यहां पर अंग्रेज बहुत लंबे समय तक रहे थे। नॉर्थ इंडिया से इनका जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, वो कम रही थी। अब यार सोचो कि नॉर्थ इंडिया से कनेक्टिविटी कम रहेगी तो यहां इंग्लिश का कैसे हम प्रसार कर सकते हैं? तो नॉर्थ इंडिया के जितने भी आपके स्टेट है, चाहे राजस्थान देख लो, हरियाणा देख लो, ये इसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड देख लो, ये इसके अलावा उत्तर प्रदेश देख लो, इसके अलावा एमपी देख लो, ये सब हिंदी भाषी स्टेट है, हिंदी लैंग्वेज वाले स्टेट है। अब यहां पर समझना आप, ये मैंने क्यों बताया, इसका रीजन है। पूरी कहानी को अब करो खत्म, इसकी कहानी को समझो। यहां पर तेलुगु भाषा में एक लड़के का नाम है तसियो। क्या नाम है? तसियो। जैसे मैं काफी बार देखता हूं कि जैसे जैसे समय का चेंजेस हो रहा है वैसे वैसे नामों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे बेसिकली हम देखते हैं हमारे समाज में पहले नाम रखे जाते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामाजिक जीवन है, जो आपकी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में नाम रखे जाते थे, घोड़ाराम, घासीराम, चौथीलाल, नथुलाल, छाजूराम। अभी वर्तमान की जो सोसाइटी है, चाहे ग्रामीण रूरल हो या अर्बन हो, उस सोसाइटी में अब नाम रखे जाते हैं चिंकू, बिट्टू, रिंकू, टिंकू। और मैं अभी वर्तमान में देखता हूं कि मॉडर्न नाम भी देखने को मिलते हैं, टॉमी। मतलब वैसे कुत्ते का नाम है लेकिन बड़े शौक से लोग टॉमी रख लेते हैं बच्चों का नाम। तो उसी प्रकार यहां तमिलनाडु में इस लड़के का नाम तसियो था। अब ये कॉलोनी, इस तसियो जिस कॉलोनी में रहता था, वो कॉलोनी अंग्रेजों के समय बसाई गई थी, तो इसका इंग्लिश में नाम था PBU2। क्या नाम था? PBU2 में रहता है। तसियो नाम का लड़का है जो PBU2 में रहता है। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनो, ये टी से बनेगा तमिलनाडु। कौन सा बनेगा? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु स्टेट है। इसी प्रकार सीक्वेंस से ऊपर की तरफ यहां तक आ जाएंगे स्टेट आपके। तो यहां पर मेरा जो पहला काम है वो आपकी बाउंड्री को क्लियर करवाना। जब बाउंड्री को क्लियर करोगे तभी जाके ज्योग्राफी में जैसे जैसे आप जैसे बोले कि बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है, जो उसका ग्रोइंग होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो बच्चा धीरे धीरे चीजें सीखता है। तो आप जीरो को यहाँ, ज्योग्राफी को यहाँ 0 लेवल से पढ़ रहे हो। अब इस क्लास में हो सकता है कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्हें बहुत ज्योग्राफी आता है, बहुत लेवल पे आता है, लेकिन शिक्षक का परमो धर्म क्या है कि उस लो लेवल के विद्यार्थी और हाई लेवल के विद्यार्थी के बीच में एक सामंजस्यता का एक बांध बना दे, एक सेतु बना दे। वही शिक्षक बेहतरीन शिक्षक है। अब यहां पर तैसे तमिलनाडु बन गया। सी से सीमांध्र, ये सीमा आंध्र का अर्थ है जो आंध्र प्रदेश है, वो मतलब कोस्टल बाउंड्री पर है, इसीलिए इसे कहते हैं आंध्र प्रदेश। सीमा आंध्र के नाम से भी जाना जाता है और आंध्र प्रदेश भी कहते हैं।
ओ से बन गया आपका ओडिशा, पी से बन गया आपका पश्चिमी बंगाल, बी से बन गया आपका बिहार, यू से, यू दो बार यूज होगा, एक बार यूपी आएगा और एक बार यूके आएगा। यूपी का अर्थ उत्तर प्रदेश और यूके का अर्थ उत्तराखंड। और इसके अलावा रहता है तो है से बनेगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो यहां पर आपको समझ आया कि साहब एक लड़का था तसियो नाम का, तसियो नाम का लड़का जिस कॉलोनी में रहता था उसका नाम PBU2 था, उसमें वो बच्चा रहता है। तो यहां पर सबसे पहले जब आप ज्योग्राफी की स्टडी करते हो तो यहां पर ये सीखने योग्य बात है आपके लिए। सीखने योग्य बात क्या है कि यहां पर आपका स्टेट आता है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। जैसे ही आप साउथ से नॉर्थ की तरफ चलोगे तो सबसे पहले तमिलनाडु आएगा। तमिलनाडु के ऊपर यहां पर जो स्टेट आएगा वो आएगा आपका आंध्र प्रदेश। सीख लो अच्छे से, यह आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के ऊपर जो आपका स्टेट आएगा यहां पर ओडिशा है। ओडिशा के ऊपर जो यहां पर स्टेट आएगा ये आपका वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है। ठीक है, पश्चिमी बंगाल के ऊपर जो स्टेट आएगा, इस प्रकार से जो ट्रिक है उसी प्रकार से। तो पी के बाद मैंने बी बताया था, तो बी से कौन सा बन रहा है? बिहार। तो यहां पर आपका बिहार स्टेट है। मैप में इसी प्रकार से लोकेशन है इनकी। बिहार के ऊपर यू दो बार है, तो पहले यूपी लोगे फिर यूके लोगे। तो पहले आपका यूपी आएगा यहां पर, और फिर यहां पर भैया आपका यूके आएगा, उत्तराखंड। यह आपका उत्तर प्रदेश है, यहां पर यह आपका उत्तराखंड है। और ऐसे मैंने बताया था आपको हिमाचल प्रदेश, तो यहां पर यह आपका हिमाचल प्रदेश है। समझे क्या मेरी बात को? तो यहां तक आपने सीखे कि सर तसियो नाम का लड़का था, तसियो तेलुगु भाषा में नाम है। PBU2 अंग्रेजों ने कॉलोनियां बसाई थी इसलिए इसका नाम PBU2 है। में क्या करता है? रहता है। तो यहां पर आपको समझ आया कि सब नीचे नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु से सर जैसे ही अपर चलोगे तो उत्तर प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ऊपर अपर में देखोगे तो ओडिशा, ओडिशा से अपर में देखोगे तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद बिहार, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश। अब यहां से आपसे कैपिटल पूछ ली जाती है कि भैया कैपिटल बता दो। तो कैपिटल देखो, इसकी कैपिटल है तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। अभी हम तुम्हें 3 कैपिटल बताएंगे इनकी। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बन चुकी है, याद रखना, वो समझाऊंगा आपको। इसके अलावा ओडिशा की भुवनेश्वर कैपिटल है, ओडिशा स्टेट की। पश्चिमी बंगाल जो स्टेट है उसकी कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो है आपके पटना। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है आपके लखनऊ। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है आपके देहरादून। और हिमाचल प्रदेश जो कैपिटल है, वो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है उसकी कैपिटल है शिमला। ये आपके कैपिटल इस प्रकार से अवस्थित हैं। जब आप पढ़ोगे तो इस तरीके से आपको ये पूरा स्टडी। अब इसमें बाउंड्रीज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो आपको आगे जाके बहुत अच्छे से मिलेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, जो भी आप करना चाहो, जिस फॉर्म में करना चाहो वो कर लो आप। ठीक है, अब सुनिएगा। अब कहानी जैसे आपके इधर के स्टेट हो गए, अब ये बच गए, तो इसकी एक कहानी है, वो कहानी सुन लीजिए बहुत अच्छे से। एक ही क्लास में इसको खल्लास कर रहे हैं। कहानी यार क्या है? कहानी बस कुछ भी नहीं है कि जैसे आज हम देखें कि आज हमारे समाज में शिक्षा का बहुत बड़ा प्रसार हो रहा है। समाज में शिक्षा का प्रसार हो रहा है।
अब समाज में शिक्षा किस स्तर तक पहुंच चुकी है, यह आपको जानना बहुत बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है जानना। शिक्षा का जो प्रकरण हो रहा है आज के समाज में वर्तमान में, उसमें हमारे सोसाइटी में चाहे आपकी मैरिज हो, चाहे आपके समाज का स्टेटस हो, वो दोनों ही आपकी शिक्षा से मापे जाते हैं। अब जब शिक्षा की बात की जाती है तो यहां पर ये उत्तर पूर्वी भारत है, तो यहां पर हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी भारत की। इस उत्तर पूर्वी भारत में शिक्षा के प्रसार को हम आज देखते हैं कि जैसे ही कोई लड़का अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट पर होता है तो उसकी पहली डिमांड होती है कि देखो, अपने घर वालों से कहता है कि मेरी शादी तो आप कर दीजिए, लेकिन पहली बात यह है कि लड़की शिक्षित होनी चाहिए। आज से पहले की बात करें समाज की, तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन वर्तमान में समाज में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो शिक्षा के प्रसार, ये उत्तर पूर्वी भारत में एक लड़की है, एक लड़का है, एक लड़की है और एक लड़का है। यहां पर लड़के की हालत ऐसी है कि काला अक्षर भैंस बराबर, कि ये बेचारा शिक्षित नहीं है, कि इसका जो एजुकेशन स्तर है वो एजुकेशन नाम मात्र एजुकेशन लॉ है। ये लड़की अच्छी शिक्षित है तो लड़की ने क्या कर रखा है, मेडिकल सेक्टर। देखो उत्तर पूर्वी भारत की एक विशेषता क्या है कि यार इस भारत में जो बच्चे होते हैं उनका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होता है। यहां पर इनको बचपन में इंग्लिश या इनकी जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा दी जाती है। अब आपने देखा होगा ज्यादातर जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें होती हैं उनमें बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स होती हैं आपके, उनमें ज्यादातर जो मैडम मिलती हैं वो एकदम उनकी आंखें बहुत बंद बंद होती हैं और इंग्लिश बड़ा एकदम ऐसे बोलती हैं, ऐसे फ्लो में। तो यहाँ फ्लो में इसलिए बोलते हैं क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत में या तो मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है या इंग्लिश में सिखाया जाता है। तो इंग्लिश मीडियम में यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उस दो सेक्टर में ही जाना पसंद करेगा। नंबर 1 सेक्टर मेडिकल सेक्टर और नंबर 2 सेक्टर इंजीनियरिंग सेक्टर। इसके अलावा और तीसरा सेक्टर वो चूज नहीं करेगा। जब इसने यहां पर ये सेक्टर चूज किए तो समझिएगा, इस लड़की ने एक डिग्री की, उस डिग्री का नाम है ANM 2। अभी इसने क्या है, जैसे मेडिकल में जो नर्सेज होती हैं, नर्स पहले डिग्री करती थी ANM, अब डिग्री करती हैं GNM, BSc नर्सिंग, ये कुछ डिग्रीज होती हैं आपके। तो यहां पर इसने ANM कर रखा है, लेकिन ANM भी 2 बार कर रखा है। इस लड़की की शादी हो जाती है इस लड़के के साथ। शादी के बाद कहानी क्या है कि 6 माह तक तो सब कुछ ठीक रहता है, वो हर स्थान पर ऐसा ही होता है। 5% रिश्तों को छोड़कर 95% के साथ वर्तमान के समाज में एक बहुत बड़ी विचित्र विडंबना है, जहां पर पैशंस का काम नहीं है, धैर्यता का काम नहीं है, वहां पर जो भी होता है तुरंत होता है। तो यहां पर इसकी शादी हो जाती है, 6 माह तक तो सब कुछ ठीक रहा, फिर इन दोनों में झगड़ा हो गया भैया। अगर एक बार झगड़ा शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद बंद होने का काम नहीं है। और जब इसका झगड़ा शुरू हो गया तो लड़की ने फाइनली कहा कि देखो जी, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे चाहिए क्या, तलाक, मतलब डिवोर्स चाहिए। अब जैसे ही डिवोर्स होता है तो डिवोर्स की गवर्नमेंट एक कैटेगरीज देती है, कैटेगरी अलग से उनको रिजर्वेशन होता है। इस रिजर्वेशन का लाभ मिला और ये बन गई नर्स। बेचारा ये जो लड़का शिक्षित नहीं था, इसका नाम सिया था, सिया की मैडम अब बन चुकी है क्या, नर्स। इसको क्वार्टर मिला है, क्योंकि क्वार्टर तो मिलते ही है सरकारी कर्मचारी को। बड़ा देखो, सरकार बहुत सुविधाएं देती है। गवर्नमेंट नौकरी की तुम तैयारी वैसे ही नहीं कर रहे हो,
गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी भैया तुम इसलिए कर रहे हो सुख सुविधाओं के लिए। प्राइवेट में तो डाउनफॉल भी हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में डाउनफॉल का काम नहीं है। गवर्नमेंट में फिक्स है कि वेतन आएगा आएगा, कोई रोकेगा नहीं। गवर्नमेंट में आपके परिवार के, आपकी बीवी, आपके बच्चे, सबको बड़ा सुरक्षा मिलेगा। और राजस्थान जैसे स्टेट में हो तो हेल्थ बीमा और मिलता है साथ में, कि कितने का भी इलाज करवाओ, चाहे अपनी किडनियां ही चेंज करवाओ। अगर तुमको पसंद नहीं है अपना लुक, तो पूरा लुक चेंज करवा लो, एकदम प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। अभी गहलोत साहब ऑफर देने वाले हैं, अभी निकालेंगे, टेंशन मत लो आप। तो यहां कहानी झगड़ा हो गया, क्वार्टर मिला तीसरी मंजिल में। कौन सी मंजिल में? तीसरी मंजिल में। अब ये पूरी कहानी तो आपकी समझ आ गई होगी, तो इस कहानी का तो कोई लेना देना है नहीं। बस मेरे को कुछ चीजें समझाने के लिए कहानियां बताता हूं, बाकी और कोई मकसद नहीं है कहानी बताने का। कोई मैं कहानीकार नहीं हूं, ध्यान रखना, लेकिन तुमको बेहतर तरीके से समझ आ जाए, मेरा एक ही मकसद होता है। अब कहानी में देखो क्या ट्विस्ट आया। भाई लड़के का नाम क्या था? बोले गुरुजी सिया। सिया की वाइफ क्या लगेगी? मैडम। मैडम की डिग्री का क्या नाम था? ANM 2। दोनों अलग होने के बाद जैसे ही डिवोर्स हुआ, डिवोर्स के बाद कह दिया कि देखो जी अब हम अलग रहेंगे। अलग इसको मंजिल मिली, तीसरी मंजिल में इसको फ्लैट मिला। 13 मंजिल में क्या करती है ये मैडम रहती है। अब दोनों के बीच में डिवोर्स चल रहा है, कोर्ट फाइल कर दिया है, अब कोर्ट जानेगा और ये जानेगा। अब कहानी को बड़े ध्यान से समझो। सिया लड़के का नाम था, मैडम देखो आज तुम्हारी वैल्यू क्या है। अभी तुम एक तैयारी करने वाले एक विद्यार्थी हो। वैल्यूज की अगर बात करते हैं, तुम्हारा मूल्य कब बढ़ेगा? यहां तुम्हारी वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम एक अध्ययनरत विद्यार्थी हो, तो वैल्यू तुम्हारी होती नहीं है। तो फिर तुम कहोगे कि गुरुजी ये बताओ कि फिर वैल्यू किसकी है? वैल्यू तुम जॉब लग गए तो तुम्हारी जॉब की वैल्यू है, मूल्य जॉब का है। गलती से तुमने ऐसा कोई कांड कर दिया कि जॉब के बीच में कुछ विवाद हो गया, तो जॉब का जो विवाद होगा उससे तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। गलती से शादी होने के बाद अगर तुम जॉब में विवाद ट्रैप हो गए, ध्यान रखना कि बीवी खाना नहीं देगी। और गलती से शादी नहीं हुई तो फिर शादी होने की तो सोचना ही मत। और गलती से यदि ट्रैप बहुत बाद हुए तो घर वाले और बीवी प्यार से, बच्चे भी नहीं बोलेंगे तुमसे कि कैसे हो तुम, क्योंकि वैल्यू तुम्हारी जॉब की है भैया। तो जॉब को पूजा जाता है, उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि वो तुम्हारे परिवार को संचालित करती है। अब यहां सिया, तो सिया से 2 स्टेट बने। कौन कौन से स्टेट बने? एक बना आपका सिक्किम और एक बना भैया आपका असम। मैडम का कोई वैल्यू नहीं है, मैडम की कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू किसकी? उसकी डिग्री की। डिग्री क्या है? ANM 2। तो ए से बना भैया अरुणाचल प्रदेश, और सुनो एन से बना नागालैंड। कौन सा बना? नागालैंड। ये नागालैंड की बड़ी विचित्र कहानी है। ये नागालैंड वाले व्यक्ति जो नागा जनजाति के जो लोग होते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि बड़े खतरनाक व्यक्ति होते हैं ये। इनके बारे में अभी प्रतिबंध लगाया था कुछ समय पहले भारत सरकार ने, नहीं तो ये मनुष्य बलि देते हैं अपने देवों को प्रसन्न करने के लिए। और ये मई 2 बार आया है, तो ये मई का देखो, 1 मई से बनेगा मणिपुर और 1 मई से बनेगा मिजोरम।
तो टीचर ने आपको बहुत बार सिखाया होगा कि बेटा पहले मैं बोलो फिर बाद में मी बोलो, तो पहले मणिपुर बोलना सीखना और फिर मी बोलना सीखना, मिजोरम। आगे सुनो, तिर से बनेगा त्रिपुरा और मे से बनेगा मेघालय। अब पहुंच जाओ मैप में, मैप ये रहा। लो तो भाई यहीं से शुरू कर दो, ये आपका सिक्किम है। और मैं आपको एक सबसे अच्छी बात बताऊं कि सिक्किम की जो राजधानी है उसका नाम है गंगटोक। ये देखो इसकी कैपिटल है, ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। यहां पर ये असम है, ये अंदर देखो असम है। ये कहता है कि यार तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मुझे अंदर डाल दिया, तो ये असम है। और याद रखना असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। कौन सी है? दिसपुर। आगे देखो इधर, यहां पर आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और देखो ये नेम लगातार आएगा यूं इस तरीके से। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे यहां पर नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इसके नीचे मणिपुर है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इसके नीचे मिजोरम है और मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। कौन सी? आइजॉल। इधर की तरफ यहां पर त्रिपुरा है और यहां पर भैया मेघालय है। अब इन दोनों की राजधानियां इधर लिख देता हूं क्योंकि उधर तो आएंगी नहीं। तो त्रिपुरा की राजधानी याद रखना, त्रिपुरा, अगरतला। ये त्रिपुरा की कैपिटल है। और मेघालय की जो राजधानी है, मेघालय की याद रखना, मेघालय की शिलांग। तो यहां पर सिया मैडम का कोई लेना देना नहीं, उसकी डिग्री का लेना देना है। ANM 2 तिरमंजिल में रहती है। तो यहां से आपके जितने भी पूर्व उत्तर भारत के जितने भी राज्य, अब 7 सिस्टर में देखो सिक्किम को हटा दोगे, बाकी सब 7 सिस्टर है। तो आपको बार बार याद करने का झंझट खत्म। तो इस प्रकार से सिक्किम की गंगटोक, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, उसके बाद नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की क्या है? इम्फाल, मिजोरम की क्या है? आइजॉल, त्रिपुरा की क्या है? अगरतला, और मेघालय की क्या है? शिलांग। तो ये आपके जितने भी मैंने आपको स्टेट बताए हैं, ये सभी आपके सीमाओं पर स्थित स्टेट है। इनकी कैपिटल भी साथ के साथ में हो गई, स्टेट भी साथ के साथ में हो गए। अब यहां पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर का तो स्वभाव है, स्वाभाविकता है। वो स्वाभाविकता कैसे लाओगे? यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के सीमावर्ती राज्यों की संख्या, क्या पूछेगा? भारत के सीमावर्ती राज्यों की संख्या। यहां पर याद रखना 23 है सीमावर्ती राज्य। कितने हैं? 23। अभी मैंने आपको बताया था सबको। उसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के वह राज्य जो स्थलबद्ध है, इन्हें कहते हैं लैंडलॉक। पांच। कितने हैं? 5। टोटल काउंट करोगे 28। स्थलबद्ध का अर्थ है कि यहां पर ये जो राज्य है
ये न तो आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा, अंतरराष्ट्रीय दो सीमाएं हैं, स्थल और जल। अब देखो यहां पर याद रखना, न तो ये जलीय बनाता न ये स्थलीय बनाता। तो ये कौन कौन से राज्य हैं जो जलीय और स्थलीय सीमा नहीं बना रहे? तो यहां पर नहीं बनाने वाले देखो, पंजाब के पास वहां पर 23 तो हो गए, तो 24। अब 24 वापस चलो, दोबारा रिवर्स चलोगे तो यहां पर एक राज्य है आपका जिसका नाम है हरियाणा। यह आपका 24वां राज्य है, ठीक है। यहां पर एक राज्य है आपका एमपी, ये 25वां है। एमपी से अलग करके एक राज्य और बनाया गया, छत्तीसगढ़, यह आपका 26वां है। यहां पर एक राज्य और बनाया गया, झारखंड, ये 27वां है। और अंदर की तरफ यहां पर एक राज्य और बनाया गया, तेलंगाना, ये 28वां है। समझे ना आप, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहां पर आपको पता लगा कि सब 24वां हरियाणा है। हरियाणा की राजधानी मैंने आपको बताई थी, क्या है? चंडीगढ़ है हरियाणा। एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल है, कैपिटल एमपी स्टेट की। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। झारखंड की क्या है? रांची है। और तेलंगाना की क्या है? हैदराबाद है। तो लो, आपको एक ही क्लास में आपको भारत के राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, भारत के कौन कौन से राज्य हैं, कौन से सीमावर्ती राज्य हैं, कौन से लैंडलॉक राज्य हैं, इस क्लास में मैंने आपको ये पूरा सेशन में पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट था, सामान्य परिचय, भारत के राज्यों को आप बहुत कम समय में याद कर सकते हो, वो एक कॉन्सेप्ट बताया था। इसी से आपके इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत होती है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए इस क्लास की शुरुआत की है, विशेषकर जो पीसीएस या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये क्लास लगातार रहेगी। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं कि अजातशत्रु, मगध साम्राज्य में अजातशत्रु नाम का एक राजा हुआ था। बौद्ध अजातशत्रु के दरबार में पहुंचते हैं। अजातशत्रु को बहुत गुस्सा आता था कि मतलब जीवन में कभी हार उसे पसंद नहीं थी। तो जैसे ही बौद्ध का प्रवेश हुआ, भगवान बुद्ध का, तो जैसे ही उन्होंने अजातशत्रु के दरबार में प्रवेश किया, वैसे ही अजातशत्रु अपने सैनिक और अपने सेनापति से बड़े तीव्र गति से बात कर रहे थे, मतलब तीव्र आवाज के साथ। अजातशत्रु को कभी हारना पसंद नहीं था जीवन में। अब हो सकता है कि दरबार में अजातशत्रु ने उनसे बड़े जो बात की होगी, बड़े तरीके से, मतलब गुस्से के तरीके से बात की होगी। तो जैसे ही बुद्ध का प्रवेश हुआ अजातशत्रु के दरबार में, तो वैसे ही बुद्ध के आते ही अजातशत्रु शांत हो गए। लेकिन जो सेनापति और जो मंत्री और अजातशत्रु के बीच में जो वातावरण हो रहा था, उस पूरी बातों को बुद्ध ने सुना होगा। तो बुद्ध ने कहा कि अजातशत्रु, ये जो वीणा से जो मधुर संगीत निकलता है, ये मधुर संगीत तभी संभव है तब ये वीणा के तारों में सामंजस्यता हो कि हे अजातशत्रु, इन वीणा के तारों को आप इतना भी लूज मत करो कि ये मधुर संगीत नहीं निकालें, और इन्हें इतना भी कठोर, मतलब इतना भी टाइट मत बनाओ कि इनसे संगीत निकल ही नहीं पाए, ये तार टूट जाए। जो बेहतरीन संगीतज्ञ होता है
वो वीणा के तारों में बड़ा सामंजस्य रखता है। फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच माय डियर, धन्यवाद।